हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका चैनल में। दोस्तों यूपी डबल सी पीटी एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसी सीरीज में अगली यहाँ पे है। तो देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। जितने क्वेश्चन कराते हैं सभी अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। तो एक बार कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी के बाद आप वीडियो कंटिन्यू करें या वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाने हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिलेबस वाइज है सारे प्रश्न कराते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हिस्ट्री के 5 प्रश्नों में से। तो कहते हैं, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मत से स्त्री रत्न घोषित किया था। ठीक है, अब बुद्ध की समकालीन का मतलब क्या होता है, जैसे बुद्ध जब जिस समय थे उस समय कोई और भी शासक हुआ करते, अभी कोई और भी थे यहाँ पे, तो स्त्री रत्न घोषित किया गया था। तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली को यहाँ पर स्त्री रत्न घोषित किया गया था, जो बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो दूसरा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कहते क्या है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। ठीक है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये गुलामों के गुलाम हुआ करते थे, याद रखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनता है। ठीक है, और इन्हीं के समय में चालीसा का गठन भी किया गया था। ठीक है, चालीसा जो है इनके समय में ही गठन हुआ था इसका, ये भी याद रखने एक बात है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी और ये भी यहाँ पर गुलामी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब बलबम से रिलेटेड देखें। बलबम के समय में देखिए, एक यहाँ पे लौह और रक्त की नीति जो है फेमस थी। ठीक है, वो यहाँ पर याद रखेंगे, ये बलबन ने शुरू करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में देखेंगे तो कहते क्या हैं कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना करी है। ठीक है, कृष्णदेव राय जो हैं उनके द्वारा किस नगर की स्थापना करी गई, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागलपुर। ठीक है, कृष्णदेव राय जो हैं उन्होंने नागलपुर नगर की स्थापना करी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो हिस्ट्री का लास्ट होगा। तो कहते क्या है यहाँ पर, किस संधि के बाद यहाँ पर सॉल्सेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, सॉल्सेट और भरूच 2 जगह हैं जहाँ पर राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो वो संधि जो होती वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो 4 का राइट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा यहाँ पे पुरंदर की संधि। ठीक है, जो पुरंदर है उसकी संधि हुई थी, सॉल्सेट और भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार तभी इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते क्या है यहाँ पर कि जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, अब जय सिंह जो थे राजा द्वितीय, जय सिंह द्वितीय जो थे उनको सवाई की उपाधि किसने दी है। पहले कहते हैं ना कि सवाई राजा मान सिंह या सवाई जय सिंह द्वितीय, तो इसकी उपाधि जो है वो किसने दी थी, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके राइट आंसर औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब से रिलेटेड एक बात है कि इनका मयूर सिंहासन हुआ करता था। कौन सा, मयूर सिंहासन हुआ करता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में है क्या, अब देखिए 5 क्वेश्चन आपके आने हैं किस चीज़ से, जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन हुआ भारत में। ठीक है, चलिए कहते क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में विलय किया था, तो गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया, वो व्यक्ति कौन थे, वो थे हो जाएंगे लॉर्ड एलन। ठीक है, लॉर्ड एलन के द्वारा गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगले में आपको मैच करना है। ठीक है, ये मैच करना है आपको, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, ये जितने भी युद्ध आपको दिख रहे हैं ना, 3 कर्नाटक के युद्ध और मैसूर युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, मैचिंग में स्पेशली। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध जब हुआ था वो यहाँ पर उस समय उसका अंत जो है था किस तरीके से हुआ था। जब कर्नाटक युद्ध पहला हुआ तो उसका युद्ध का जो समापन हुआ था एक्सला सापेल की संधि से। ठीक है, यहाँ पे एक्सला सापेल की संधि बहुत बार पूछा जाता है ये। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं, तो उस समय हुई थी पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात कर लेते हैं तो उस समय हुई थी यहाँ पे मद्रास की संधि। अब बचता क्या है, प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें मद्रास की संधि से अंत हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी मद्रास और पांडिचेरी की संधि हुई थी और प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से हुई थी। तो ये देखिएगा, आपके चारों इंपॉर्टेंट, चारों हमने मैच कर दिए हैं, आपको इसी तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा एक पार्टी गठित करी गई 1923 में। इस पार्टी का आपको नाम बताना है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगी स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का गठन यहाँ पर पूछा जाता है, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास 1923 में इसका गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि यहाँ पर कि जो कम्युनल अवार्ड है ना, कम्युनल अवार्ड जो है ये किस समझौते से रद्द हुआ था। ठीक है, किस समझौते से रद्द हुआ था ये आपको बताना है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट से जो सांप्रदायिक अवार्ड था यहाँ पर बेसिकली जो कम्युनल अवार्ड था वो रद्द हुआ था पूना पैक्ट के द्वारा। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको PDF चाहिए पूरा PT कोर्स के लिए, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, PDF मिल जाएगी आपको। सिर्फ आपको करना क्या है, जो मैं नंबर दे रहा हूँ ना, इस पर आपको क्या करना है, चलिए ये आपका नंबर स्क्रीन पर दिख गया होगा। ठीक है, चलिए इस पे आपको मैसेज कर देना है और आप मात्र 40 रुपये में पूरी PDF को ले सकते हैं। पूरा कोर्स है, इसमें टॉपिक वाइज भी आपको दिया हुआ है, जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जितना भी है सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 में, तो कहते क्या हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो वो कब हुआ था। ठीक, INC की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो INC की स्थापना हुई सभी को पता 1885 में हुई थी। ठीक है, एवो होम इसके सदस्य हुआ करते, ये इसके संस्थापक हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन होता है वो होता है कब, 10 का राइट आंसर हो जाएगा 1907 का जो सूरत विभाजन होता है सूरत में यहाँ पे। तो याद रखेंगे ये होता है। अब इसको फिर से यहाँ पे विलय भी किया जाता है 1916 का जो लखनऊ समझौता होता है। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 11 जो कहा गया, निम्नलिखित में से आपको हवाई अड्डा यहाँ पर आपको दिए हुए 5। ठीक, इनको आपकी जो अवस्थिति है इससे मैच करना है 11 का। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मीनामबक्कम की बात कर लेंगे तो ये हवाई अड्डा यहाँ पर कहाँ पर है, वो है आपका चेन्नई में। ठीक है, कुछ प्रश्न आपकी कठिन आएंगे, पिछले PT में भी आएंगे, तो इस बार भी आएंगे, तो कठिन प्रश्नों की भी आपकी तैयारी करना जरूरी कि उसी में आपका परसेंटाइल अच्छा बनेगा। सांता क्रूज की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो B का राइट आंसर हो जाएगा आपका B जो है ये आपका मुंबई में है सांता क्रूज। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सभी को पता है, ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। फिर यहाँ पे दमदम की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा, दमदम जो है ये कोलकाता में है और राजा झांसी जो है ये आपका अमृतसर में स्थित है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको मैच करेंगे और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये C वाला एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहते हैं गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। अब धान के खेत से उत्सर्जित होने वाली एक गैस है वो आपको बताना है। तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे मीथेन। ठीक है, जो मीथेन गैस होती है ये बेसिकली धान के खेत से उत्सर्जित होती है। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते क्या है, कर्क रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। ये बोला गया है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखेंगे इसमें होगा क्या। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है राज्य नहीं दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से देखें तो 13 का जो राइट आंसर होगा देखें यहाँ पे हो जाएगा ईरान। ठीक, ईरान से नहीं गुजरती, बाकी मिस्र से जाती है, मैक्सिको से जाती है, भारत से जाती है। भारत से कितने राज्यों से जाती है ये कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में देखेंगे तो कहते क्या है, यहाँ पर कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। 14 में देखिए तो कहते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, एक तो यहाँ पे पहले बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो टुगेला जलप्रपात नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अब जो सुमेलित है उसको भी देख लेंगे, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर है। ठीक है, फिर यहाँ विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन, टिटिटाका है, ये भी सही है। फिर कहते हैं दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका, दूसरी सबसे गहरी झील है। और पहली कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बैकाल झील। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे कहते क्या है 15 में कि किस देश का समुद्र तट जो है सबसे लंबा है। ठीक है, समुद्र तट की बात कर लेते हैं, कौन सा देश पूरे विश्व में सबसे लंबा समुद्र तट रखता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15 का जो होगा B। कनाडा जो है ये सबसे ज़्यादा इसके पास जो है कोस्ट लाइन एरिया है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला देश है कनाडा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 प्रश्न आने आपके किस चीज़ के, इकोनॉमिक्स के। ठीक है भैया, तो चलिए देख लेंगे। तो इसमें कहते हैं ना कि M3 में नहीं आता है। ठीक है, एक M3 का फार्मूला दिया गया, तो M3 में जो नहीं आता है वो देख लेंगे। तो 16 में होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे देखिए बैंकों के बचत खाते में जमा, ये M3 का एक पार्ट है। फिर होगा है बैंकों में सावधि जमा, ये भी M3 के पार्ट हैं। और यहाँ पे बैंकों में चालू खाते में जमा, ये M3 है। ठीक है, M3 में जो आता है वो क्या आता है, डाकखानों के बचत में
खाते में जमा, ये इसके अंदर नहीं आता है। ठीक, डाकखानों के बचत खाते में जमा, जो डाकखाने के बचत खाते होते हैं उसमें अगर आपका जमा है तो N3 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, बाकी बैंक में है, बैंक के सावधि जमा है, बैंक के चालू खाते में, सब इसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, कहते हैं कि आप निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए कोलकाता में स्थित है किस बैंक का मुख्यालय, आपको बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो यूसीए बैंक है, यूसीओ बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। ठीक है, बाकी सबका कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। चलिए अब इसमें फिर से मिलान करने की ओर चल लेते हैं। तो चलो भैया देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो यहाँ पे काल था वो कितना था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी वो था यहाँ पे 1951 से 1956 के बीच में। वार्षिक योजना की बात कर लेते हैं तो ये हुआ था 1966 से यहाँ पर 1969 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी इसका जो समय काल था 1969 से 1974 के बीच में, और जो रोलिंग प्लान आया हुआ था वो आया था कब, वो आया था 1978 से 1989 के बीच में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 18 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेंगे तो कहते क्या है, जो भारी जल परियोजना है जो तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। PDF जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कहते क्या है, भारतीय कृषि का सहचर कौन है। ठीक है, जो भारतीय कृषि है इसका सहचर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जंगल। ठीक है, जंगल जो है ये सहचर होता है भारतीय कृषि का। जलवायु, भूमि, मौसम ये सहचर नहीं, सहचर मतलब तो कंपेनियन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के। ठीक है, कंपेनियन कौन होता है, वो जंगल होते हैं। 20 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संविधान के 5 प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो इसमें कहा गया किसमें कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों का शोषण जो होता है वो किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 24 जो है इसमें बच्चों के यहाँ पे संरक्षण की बात करी जाती है, यानी कि जिसका शोषण से संबंधित होता है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जहाँ 24 होगा आर्टिकल। अगला क्वेश्चन जो कहता है कि भारत मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, परंतु अब इनमें केवल हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ना उनको 7 कैटेगरीज में बांटा गया था, लेकिन अब ये कितने कैटेगरीज में रह गए हैं, तो याद रखेंगे 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 6 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक जो था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको जो आपका 44वां संविधान संशोधन था 1978 के तहत उसको बाहर कर दिया गया था। अब वो एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 301 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कहते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, यानी कि पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, ये किस देश में है। देखिए भारत में तो नहीं, भारत में क्या है, एक सिंगल यहाँ पे एकल नागरिकता है, यहाँ के भारतीय हैं, अगर आप किसी और देश की नागरिकता रहेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी छीन जाएगी। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अमेरिका जो है, अमेरिका में आपको यहाँ पे 2 नागरिकता आपके पास प्राप्त हैं, तब भी वहाँ पर आप रह सकते हैं। तो पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो आज जिम्मेदार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 कहते क्या है कि ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति सीमा क्या है। ठीक है, जो ग्राम कचहरी होता है इसमें जो दंड दिया जाता है, जो पूरा मतलब इधर के पंचायत बैठ के, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो यह होगा क्या, यहाँ पर अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है उसमें। ठीक है, जो ग्राम कचहरी के तहत कचहरी के स्तर पर दंड दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 25 में कहते गए हैं कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब नए राज्य बना सकता है और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, तो यह कौन कर सकता है, तो याद रखेंगे 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। संसद के पास ही यहाँ पर इसका जो है सॉल्यूशन होता है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इसके लिए कुछ यहाँ पे बिल पास करने पड़ते हैं। अगर आप किसी नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं या फिर किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करें तो वो संसद में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस के 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या है, वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है
उसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका। एक तो देखिए रक्त दाब बढ़ाता है, धमनियों को सिकोड़ता है, वक्र नलियों में जल का पूरा अवशोषण करता है। उपरोक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये वैसोप्रेसिन जो है इसका मेन वर्क होता है, मेन कार्य। 27 की बात करें तो फिजिक्स का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कहते हैं पृथ्वी के सतह पर सभी स्थानों में जी यानी कि जो आपका ग्रेविटी है इसका मान अचर नहीं रहता है, क्यों। ठीक है, यानी कि इसका मान जो है वो स्टेबल नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता हर जगह, वो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, ये हो जाएगा आपका पहला ही वाला करेक्ट, नहीं कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई विषुवत रेखा पर फूली हुई है। ठीक है, तो सभी को पता है वहाँ पर आपका जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, ध्रुवों पर दूसरी होती है और यहाँ पे पृथ्वी पर दूसरी हो जाती है, इक्वेटर पर दूसरी हो जाती है। तो यहाँ पे होता इसीलिए है कि पृथ्वी का जो आकार है ना उसके कारण ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो कहते क्या हैं, यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वो 9 गुना हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है, वो 9 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 में। तो कहते क्या हैं कि बिना निषेचन से बना फल जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, बिना निषेचन के जो फल बना होता है उसको क्या कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी वाला। ठीक है, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्डी। ठीक, कार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी जो होते हैं उसमें होता क्या है, जो फ्रूट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे। तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं। ठीक है, तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पृथक यानी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गेन करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बात करते हैं, मतलब गेन नहीं, इसमें तो गिव ऑफ करना, छोड़ देते हैं जो। ठीक है, चलिए गेन लिखा होता है तो यहाँ पे मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ पे है क्या हमारा, वो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता जो है वो किनके पास ज़्यादा होती है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के पास जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे मैथ के करने से पहले हम करेंगे क्या, आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस एक साथ यहाँ पे हम खत्म कर लेते हैं, जितना भी जीके जी उसका पोर्शन, उसके बाद मैथ और पैसेज ये सब देखते हैं। ठीक है, तो चलो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो 51 में कहते हैं ये करंट अफेयर के प्रश्न आ गए हैं आपके, 10 करंट अफेयर आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रतिवर्ष विश्व में महिला सम्मान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, महिला सम्मान दिवस जो है मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 अगस्त को। ठीक है, 26 अगस्त को हम महिला सम्मान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा क्या यहाँ पर, 25 अगस्त 2022 को भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतरिम रूप दिया है। ठीक है, 25 अगस्त की बात है। तो यहाँ पे हो गया कि जो कुशियारा नदी है बेसिकली इस पर जल बंटवारे पर समझौता हुआ है, और यहाँ पे किसके इसके बीच में हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बांग्लादेश और भारत। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पे, बांग्लादेश और भारत के बीच में कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन का अंतरिम रूप दिया गया। ठीक है, चलिए तो मित्र यहाँ पे देखिए 53 में कहते क्या हैं, 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान विकास यानी कि डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब डीआरडीओ को जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त करे गए हैं, 25 अगस्त 2022 की यहाँ पे हम बात करें तो होगा क्या 53 का राइट आंसर वो बताइएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका ये यानी कि समीर वी कामत जो है ये डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, अगस्त 2022 की बात है। तो इसमें 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो ये होगा क्या, ये होगा आपका ईरान तेहरान। ठीक है, ईरान में जो तेहरान जगह है ना वहाँ पर ये पुरुष एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और यहाँ पर ईरान ने इसको जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते क्या हैं, 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये तो हो चुका है 5 सितंबर को, तो कितने शिक्षकों को यहाँ पे प्रदान किया है ये पहले अनाउंस हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका करंट आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 46। ठीक, टोटल 46 जो टीचर हैं ठीक है उनको सम्मानित किया गया
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं 25 अगस्त 2022 की बात है। तो कहते हैं कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की मंजूरी दी है 56 में। तो होगा कि आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अकेले, सिर्फ अकेले इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, उड़ान भरा। तो पहले अकेले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 57 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। यानी कौन है, मैक रदरफोर्ड। ठीक है, मैक रदरफोर्ड के द्वारा इस कारनामे को किया गया। इन्होंने अकेले पूरे विश्व भर में उड़ान भर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते क्या है कि 26 अगस्त 2022 को शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण हुआ है। ठीक है, 26 अगस्त की बात है। तो इसमें शिमला अंतर्राष्ट्रीय 5वां फिल्म महोत्सव कौन सा संस्करण हुआ, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8वां संस्करण जो है वो शिमला फिल्म महोत्सव यहाँ पे आयोजित हुआ शिमला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो अनंग ताल झील है ना, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अनंगताल झील की बात करें तो हो गया यहाँ पे हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, अनंगताल झील जो है कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है, और इसको क्या कहेगा, राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 60 की बात। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा। तो कहते क्या है, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक मेडल है जिसका नाम है लिबर्टी मेडल 2022, इसमें सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। ये कौन है, ये हैं यूक्रेन से संबंधित। ठीक है, याद रखेंगे यूक्रेन रशिया में युद्ध हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर लिबर्टी मेडल 2022 इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अब जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन आने वो भी देख लेते हैं। तो इसमें कहते क्या है 61 में कि एसेज निम्नलिखित में से किस खेल में किसके साथ जुड़ा शब्द है। ठीक, एसेज की बात कर रहे हैं तो ये होता है आपका क्रिकेट से संबंधित। एसेज सीरीज होती है जिसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड की यहाँ पर ये सीरीज होती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं निम्नलिखित में से चिकनकारी का काम के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है। ठीक, चिकनकारी के काम के लिए, ये चिकन खाने वाला नहीं बल्कि कपड़ों के ऊपर जो काम होता है बारीक वाला, उसको यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चिकन का काम जो होता है उसके लिए फेमस है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बहुत फेमस है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें बोलता है कि आप इसमें समझते क्या हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप देखें इससे रिलेटेड जो पॉइंट आपको दिए हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है PBW से आप क्या समझते हैं। तो इससे समझते ये हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में जब आए थे, तो उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को सेलिब्रेट करता है, ये डेट जरूर याद रखिएगा 9 जनवरी। ठीक है, गांधी जी जब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2003 से इसको शुरू किया गया था। गांधी जी वापस कब आए थे, 1915 में ये वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले में यहाँ पे देखिएगा। तो कहते हैं जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ना, वो किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो किस वर्ष शुरू किया गया। तो 64 का देखिए, अभी अपने यहाँ के जो अमर्त्य सेन है ना, अमर्त्य सेन, उनको दिया गया था 1998 में। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू कब किया गया था, तो 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। 1969 में इसको शुरू किया गया था, याद रखेंगे। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम हो जाएगा आपका 65 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सचिंद्र सान्याल। ठीक है, कौन जाएंगे, सचिंद्र सान्याल जो है ये बंदी जीवन के लेखक हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं कि किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन
25 दिसंबर जिनका जन्मदिन होता है तो उसमें यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये होगा क्या, 66 का राइट आंसर वो हो जाएगा बी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनके जन्मदिन को हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसी दिन क्या मनाते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है, सुशासन दिवस इसी दिन हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 67 में। तो 67 में कहा गया जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो 67 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएंगे पीटर बेनेंसन लंदन में स्थित, ठीक, कहाँ पे है, पीटर बेनेंसन लंदन में ये स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये मुख्यालय है। चलिए हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 68 वाले। 68 में क्या करना है, आपको कुछ नाम दिए गए हैं, उसको खेल से संबंधित हैं, वो आपको मिलाना है। सुमेलित वाले प्रश्न पिछले पीटी में कई बार पूछे गए थे, कई प्रश्न पूछे गए थे, इस बार पूछे, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके आप देखने को मिल रहा है। तो डोला बनर्जी जो किससे संबंधित है, याद रखेंगे, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखें तो कहते हैं अपर्णा पोपट जो किससे संबंधित हैं, ये हैं आपकी बैडमिंटन संबंधित। अनुजा ठाकुर किससे संबंधित हैं, ये आपका स्नूकर से हैं। और परिमार्जन नेगी जो है ये आपका शतरंज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा इस तरीके से ये मैच हो जाएंगे। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे एकदम सही, ठीक, इसी तरीके से मैच किया गया, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे तो कहते हैं कि यहाँ भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। भारत का पहला है ये नाइट सफारी, ठीक है, विश्व का चौथा है, एशिया का दूसरा है। तो ये जो शुरू हो रहा है 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना चाहिए, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ये पहला नाइट सफारी जो है वो शुरू किया जा रहा है कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। 70 में देखेंगे तो ये आप देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। हाथी मैराथन है ये आयोजित किया जाता है किस शहर में, तो देखेंगे ये हो जाएगा 70 का आपका ए वाला, ठीक है। त्रिचूर शहर जो है ना, वहाँ पर हाथी मैराथन के रूप में एक प्रतियोगिता होती है जो आयोजित की जाती है। त्रिचूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्योंकि जीके जीएस का जितना पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर आपके जो पैसेज हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, चलिए देखें। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन को। देखिए 31 में कहता है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, ठीक है। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं जिसमें सिर्फ 1% दिया होता है, बाकी कुछ नहीं पूछता, सिर्फ घटना बढ़ना पूछता है। तो इसमें कहता है कम कर सकता है, ठीक है। 10% यहाँ पे है कि इसको हम चेंज करेंगे, 10% का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, तो हमारा 1 0 से 0 तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। 1/, हमारा 10 आ गया। अब कहता है कम कर सकता है, कितने % कम कर सकता है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसमें से एक हमको सिर्फ घटा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सिर्फ एक इसमें हम घटा देते हैं, तो एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाता है। तो सिर्फ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जो नीचे वाली संख्या आएगी ना उसमें चेंज करने के बाद 1/9 हो जाएगी। अब 1/9 होता है वो कितने % के बराबर होता है, देखिएगा 9 सही 1/100, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो परसेंटेज वाला इसमें खेल रहता है, तो याद रखेंगे, सिर्फ आपको एक घटाना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको वैल्यू दे रखी है, तो इसमें कैंची गुणा कर लीजिए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14.4 इंटू में यहाँ पे 0.144 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर x हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन है, ये सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगले की अगर हम बात कर लेंगे तो दोस्तों कहते हैं क्या है, आपका 7569 दिया हुआ है, ठीक है। ये वर्गमूल पूछा है तो इसको आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये वाली नहीं होती है, वरना आप इसको यहाँ पे कहते हैं जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सबसे आसान यही होगा, जो ऑप्शन है उनको गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 77 × 77 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको अगर करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसी तरीके सारे ऑप्शन करके देख लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 87 है, ठीक है। 87 × 87 करेंगे ना तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जितना उसमें दिख रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो आवृत्ति डेसिमल होता है, आवृत्ति मतलब क्या, रिकरिंग डेसिमल होता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा भागफल आता है वो एक टाइम के बाद रिपीट होने लगता है, ठीक है, रिपीट होने लगता है वो आता है। तो ऑप्शन से इसमें चेक कर लीजिए सब डिवाइड करके। तो चलिए हम दे देते हैं सी वाला, मान लीजिए लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 24 से करा 90 का आपको डिवाइड करना है, 24 से 90 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24 तियाँ हो जाएगा, ठीक है, 24 तियाँ 72 होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका 18 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 18 आ जाएगा। अब पॉइंट बढ़ा लेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 70 लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये 75 वैल्यू आ जाएगी, नहीं ये बार बार रिपीट होते चली जाएगी, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दे। बार का मतलब क्या है, 75 75 यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो ये आपका रिकरिंग होता है। मतलब जो भागफल आता है उसके बाद तो रिपीट होती चली जाती हैं संख्या, ये 75 75 आएगा, चाहे जितने बार आप इसको भाग कर लेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 35 क्या कहता है कि 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी इस प्रकार है, उनका कुल औसत यहाँ पे 39 दिया हुआ है, ठीक है। 4 संख्या हैं, औसत इनको दिया हुआ 39। तो मान लेते हैं 4 संख्या हैं, तो हम कुल निकाल लेंगे। कुल कैसे, 4 को हमें 39 पे गुणा कर लेते हैं तो हो गया यहाँ पे 156 आ जाएगा, ठीक है, 156 आ जाएगा। अब कहता है कि उसमें जो ए और बी संख्या है उसका 29 पॉइंट है, तो मान लीजिए दो संख्याओं का यहाँ पे कितना है, ठीक है, 2 गुणा 39 कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 59 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें ये 39 अठहत्तर हो जाएगा, ठीक है, आपका 78 हो जाएगा। अब 78 आ जाएगा तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा क्या वैल्यू, ठीक है, माइनस कर लेंगे तो 97 बचेगा। अब 97 है, वह 2 का आया है, 2 का औसत कितना है, 97 है, ठीक है, 2 का औसत हमारा 97 है। अब यहाँ पे एक का हमको बताना है, सी डी का हमको बताना है, ठीक है, औसत बताना है, तो 97 भाग 2 करेंगे, 2 का औसत पूछे तो कुल हमारा 97 तो 2 का औसत निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका राइट आंसर 48.5, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे ग्रामर के, ठीक है, हिंदी ग्रामर के प्रश्नों को देखेंगे। 5 क्वेश्चन आने हिंदी ग्रामर के। तो इसमें कहते हैं कि इमली के पात पर बारात का डेरा, ठीक है, इमली के पात पर बारात का डेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा असंभव बात कहना, ठीक है। इमली के पत्ते पे बारात का डेरा है तो इसका मतलब बहुत ही छोटी चीज़ है, उस पर तो असंभव बात ही करी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले में जो कहा गया कि जिसने ऋण लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो ऋण लिया हो जिसने, उसको क्या कहते हैं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, पता है, कर्जदार कहते हैं ना। कहते हैं कि तुम भैया मैं 100 रुपये लिए थे तो तुम हमारे हाथ से कर्जदार हो गए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलग में यहाँ पे अलंकार पूछ लिया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, माला फेरत यू गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर हो जाएगा, बेसिकली ये यमक हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका मन का है ना, ये मन का, ठीक है, यमक में क्या होता है कि जो दो शब्द एक ही तरीके के प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनका अलग अलग अर्थ होता है दोनों जगह पे, ठीक है। तो यमक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पे मतलब दूसरा है, इसका यहाँ पे मतलब दूसरा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं दो या दो से अधिक पद मिलकर। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो समास होता है, ठीक है, समास होता है। जैसे हाथ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखित हो गया, ठीक है। इसको अब तो इससे बनता क्या है, हस्तलिखित बनता है कि नहीं बनता। तो दो पद मिल के हम क्या बनाएं, एक शब्द बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर परोपकार शब्द, ये हाथ क्या, हस्त कहते हैं, हस्त जो हाथ एक ही होता है, ये आता स्वतंत्रम है, ठीक है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद का होगा, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। जो पर प्लस उपकार होता है ये परोपकार का संधि विच्छेद, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले में कहते हैं यहाँ पर 41 से 42 में एक पैसेज है आपका इंग्लिश का छोटा सा। तो कहते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज नॉट डेड एंड विल नॉट बी अलाउड टू डाई। ये आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। चलिए अब इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो आपको पूरा देना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर विच या हु फॉलोइंग हैव केप्ट दिस आर्ट अलाइव फॉर सेंचुरी। कहते हैं किसने जो सेंचुरी बहुत सालों से इसको जिंदा रखा है, जिसने कला को, आर्ट को। तो हमने पैसेज में अभी पढ़ा था, तो उसमें हमको देखा जो आपकी ग्रैंड मदर थी ना वो रखते हैं। जैसे तो नॉर्मल सी बात है, जो दादी अम्मा होती हैं वो पुराने रिचुअल्स जितने भी होते हैं वो सब जिंदा रखती है, तो वही इस पैसेज में बताया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाई इज़ नेसेसरी टू कीप द आर्ट अलाइव, ठीक है, जो आर्ट है उसको ज़िंदा रखना ज़रूरी क्यों है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको, ठीक है, जैसे कोई रिचुअल्स हो गए, त्यौहार, कुछ भी होता है तो ज़रूरी रखना क्यों होता है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहते हैं ना कि चिल्ड्रेन लव टू लिसन द स्टोरी, ठीक है। ये बताया गया पैसेज में, बताया गया, अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, पैसेज में बताया गया कि बच्चे जो है स्टोरी सुनना जो है उनको अच्छा लगता है पुराने ज़माने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आपको बताना है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जो आपको बताना है तो ये क्या होगा। तो देखिए यह तो आपका साइन होता है, तो इस चारों में साइन लगा हुआ है, तब इसको हम क्या करेंगे,
चलिए अब इसको पढ़ के देखेंगे कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। तो पहला देखेंगे व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। ठीक है, तो सभी को पता है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अनहैप्पी लाइक ही डिड, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज फाउंड बाय एडिंग एट। ठीक है, एट अगर हम यूज करते हैं तो किस प्रकार का हमको सफिक्स, ये एट सफिक्स है। जैसे हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो इसी तरीके से इसमें एट होता है। ठीक है, जैसे नेगोशिएट हो गया, तो इसी तरीके से कई सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका वर्ब। ठीक है, वर्ब कहते हैं, वर्ब बन जाता है, इसको अगर जोड़ देते हैं एट में। ठीक है, जैसे इमीडिएट होता है, इमीडिएट होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे आपको वर्ड देखने मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे 45 में कहते हैं कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, जिसमें एरर है, देखिए तो कहते हैं शी गॉट टू क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज़ टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो 45 में जो एरर है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन इन ऑर्डर डेट, इन ऑर्डर डेट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 जो कर रहे थे, इसमें कहा था कि नहीं एक घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है, बजते हैं उसमें। ठीक है, तो घड़ी दोपहर बाद अगर 2 बजेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक घड़ी बना लेते हैं गोल सी, तो कुछ ज़्यादा ही गोल नहीं बनी, बहुत ख़राब बनी है। तो 8 अगर बजेंगे तो देखिए एक सुई यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 होता है, ऊपर 12 होता है, इधर 9 होता है। ठीक है, 8 बजेंगे तो लगभग सुई यहाँ पे होगी। अब बड़ी वाली सुई 12 पे होती है। ठीक है, बड़ी वाली 12 पे होती है और ये 8 होती है। अब बोलता है कि यहाँ पे अगर 2 बज जाएंगे। ठीक है, अब 2 बजेंगे तो इस घड़ी में, इसी घड़ी में देखिए 2 बजेंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे होता है ना, 2 12 और 3 के बीच में होता है 1 2। तो ये हो गया हमारा, देखिए एक सीधी लाइन बनने की नहीं, क्योंकि बीच वाली जो बड़ी सुई है वो तो हमेशा 12 पर रहेगी। अगर एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे बात करें, 2 बज रहा है 8 बज रहा है, तो 8 बज रहा है 2 बज रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए एकदम सीधी लाइन। अब जहाँ पे सीधी लाइन होती है वहाँ कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, एम और एफ जो हैं एक विवाहित दंपति हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। तो एम एफ एक विवाहित दंपति है। ठीक है, हमें यहाँ पे देख लेते हैं एम एफ जो है एक विवाहित दंपति है। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये पति पत्नी आपस में। तो ए और बी बहनें हैं। ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, कोई रिलेशन यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो एफ ए की बहन है। ठीक है, एफ की जो है वो ए की बहन है। ठीक है, ए की बहन है यहाँ पे, तो ये हमारा क्लियर होगा कि ये जो है फीमेल है, ये हमारी मेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब ये दोनों भी बहनें हैं, ये भी बहन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और बी ये भी बहन है। ठीक है, तो ये हो गया, ये बी वाला है। ठीक है, अब बोलता है कि बी एम की क्या लगती है। ठीक है, एम है यहाँ पे इसके, ये देखिए अगर बीबी की बहनें हैं तो क्या लगती हैं, साली लगती हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगले में बात कर लेंगे 48 में। तो कहते हैं किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पूछ संकेत में फेल्योर को कैसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो वी के बाद आया क्या, सीधे वाई आ गया। ठीक है, तो वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, 2 का गैप चल रहा है, +2 का है। आई में भी +2 का गैप है, सी में भी +2 का गैप है, टी में भी +2 का गैप है, सब में यहाँ पे +2 का गैप चला है। तो एफ में हम अगर +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई आ जाएगा। फिर ए में हम यहाँ पे अगर दो दो जोड़ 2 का गैप देखेंगे तो ए बी सी डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का इसमें मतलब एक तरीके से 2 गैप है इसमें। ठीक है, बीच में 2 का गैप है, तो वही हमको देख लेना है। तो 48 का राइट आंसर क्या है, क्योंकि हमको पैटर्न अगर मिल जाता है तो आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सी हो गया। तो 2 का गैप था सब में, तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है। ठीक है, एक परीक्षा मान लीजिए, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मान लेते लाइन है, तो ऊपर से 16वां स्थान है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे हम 16वां देखें, मान लो ऊपर से गिना दी, तो ये यहाँ पे हो गया 16वें स्थान पे। ठीक है, और नीचे से 15वां है। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे से 15वां स्थान है, ऊपर से 16 है, नीचे से 15वां है। तो अब देखिएगा कितने हैं, तो देखिए 16 और 15 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 16 और 15 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 × 31 हो जाएगा। ठीक, 31। अब एक चीज़ देखिए, हमने ऊपर से जोड़ा नीचे से जोड़ा तो 2 बार ये काउंट हो गए कि नहीं हो गई, तो इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाता है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 49 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहते गए हैं कि सबसे अलग संख्या को ढूंढना है आपको। इसमें सबसे अलग संख्या 2 9 28
63 और 126। ठीक, इसमें आपको एक सबसे अलग संख्या को ढूंढना है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम आपके लिए छोड़े दे रहे हैं, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, वरना मैं इसको जो आपकी यूट्यूब का कम्युनिटी टैब है इसमें इसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। एक क्वेश्चन मात्र आपके लिए छोड़ रहे हैं रीजनिंग का, क्योंकि ठीक है, तो इसको आप करिएगा। अब पूरे प्रैक्टिस सेट में क्या बचा है, आपका ग्राफ बचा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पैसेज बचा हुआ। तो पैसेज कराने से कोई फ़ायदा है नहीं, 2 पैसेज आएंगे आपके हिंदी के और इंग्लिश के। ठीक, इंग्लिश का तो मैंने करा दिया, हिंदी के 2 पैसेज आएंगे और आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका ग्राफ है, ये आपका पैसेज बचेगा। तो पैसेज तो आप लोग आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्राफ वाली तालिका वाली वीडियो अलग से पड़ी हुई, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, प्रश्नों का लेवल कैसा लगा जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आप हमको क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको PDF मिल जाएगी। तो PDF में सारा टॉपिक वाइज आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, मैसेज किस पे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत प्रश्न हो गए हैं, लगभग 10,000 के आसपास प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर तो एकदम बिल्कुल टिप दिए हैं, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट सब पूरा सब आपका फंसने वाला है। थैंक यू सो मच।